साइंस जोन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का वीडियो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में है। फ्लूइड्स के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि कोई भी चीज मैटर से मिलकर बनी हुई है। मैटर क्या होता है? जिसका अपना मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स मैटर कहलाता है। मैटर्स की बेसिकली तीन स्टेट होती है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसर, इसकी दो स्टेट्स और होती है, लेकिन बेसिकली हमें सॉलिड, लिक्विड्स और गैस के बारे में पढ़ना होता है। जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप डिफाइनाइट होता है, जबकि लिक्विड्स एंड गैसेस इन दोनों का शेप डिफाइनाइट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ या टेम्परेचर अप्लाई करता हूँ तो मैं इनके शेप को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली नॉर्मल प्रेशर के साथ सॉलिड के शेप को चेंज नहीं कर सकता। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल कम होता है कंपैरेटिव देन लिक्विड एंड गैसेस। इनमें ये स्पेस ज़्यादा होता है और यही कारण है कि ये फ्लो कर पाते हैं और इनकी इसी वजह से हम इन्हें फ्लूइड्स कह सकते हैं। हम बेसिकली एक चीज़ जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं और इस फोर्स को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा जाता है। जो फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा जाता है। फ्लूइड्स के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दो टाइप के होते हैं। पहला एडहेसिव फोर्स और दूसरा है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स जो सेम पार्टिकल्स के बीच में लगता है और एडहेसिव फोर्स जो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगता है, जैसे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कोहेसिव फोर्स कहलाएगा, जबकि वाटर और किसी दूसरे लिक्विड या फ्लूइड, जो गैस भी हो सकती है, उसके पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स एडहेसिव फोर्स कहलाएगा। और ये दोनों फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाते हैं फ्लूइड्स के लिए। फ्लूइड्स को समझने के बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। फ्लूइड्स कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है और कंटेनर का शेप इंटैक्ट कर सकता है, फ्लूइड्स कहलाता है। फ्लूइड्स की काफ़ी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन यहाँ पर हम इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जैसे डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, प्रेशर एंड ब्योंसी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करेंगे, जैसे डेंसिटी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, सरफेस टेंशन, और भी कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। लेकिन हम यहाँ पे इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जो हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे वो है इसकी डेंसिटी। हमें पता है कि डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम, जो कि मास के ऊपर ग्रेविटी भी अप्लाई करती है, तो इसे मैं वेट कह सकता हूँ। मेरा वेट होता है मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी। वॉल्यूम, अगर मैं 1 मीटर हाइट का एक बॉक्स लेता हूँ जिसकी विड्थ 1 मीटर है और लेंथ भी 1 मीटर है, और इसके अंदर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस डालता हूँ और उसका जब मैं वेट करता हूँ, जितना वेट आता है वो वेट उसकी उस ऑब्जेक्ट के लिए डेंसिटी कहलाता है। और सबसे हाईएस्ट डेंसिटी फ्लूइड्स के अंदर जो मर्क्यूरी होती है उसकी होती है। मर्क्यूरी से ज़्यादा डेंस कुछ भी नहीं है। इसकी डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये आयरन की जो डेंसिटी होती है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इससे अप्रोक्स 2 टाइम्स होती है। यानी कि कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट को अगर आप मर्क्यूरी में डालोगे तो वो उसकी सरफेस पर फ्लोट करेगा। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें किसी फ्लूइड्स के द्वारा कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है वो उस फ्लूइड्स के लिए उसकी विस्कोसिटी कहलाती है। फ्लूइड्स जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो फ्लूइड्स उतना ही विस्कस फ्लूइड्स कहलाएगा। So we can define viscosity that high resistance or how much resistance offered by a liquid. How much resistance offered by a liquid, that is called viscosity for that liquid. Resistance offered.
वाई या लिक्विड। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं और प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। वो प्रेशर जो एयर के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हमें 2015 और 16 की एनसीईआरटीज में लिखी हुई बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को समझनी होगी। बॉइलिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन है, जैसे अभी की जो डेफिनेशन है आप सभी को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। टेम्परेचर का वो पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड के लिए जिस टेम्परेचर के पॉइंट पर वो लिक्विड वेपर के अंदर चेंज होना शुरू होता है, उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। लेकिन 2015 और 16 में जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है कि टेम्परेचर का वो पॉइंट जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो टेम्परेचर का वो पॉइंट उस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे एल्टीट्यूड्स बढ़ता जाता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है क्योंकि एयर की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, एयर का जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। इसी वजह से जो हिली एरियाज पर रहने वाले लोग होते हैं उनको डॉक्टर कभी भी पानी को बॉईल करके पीने की सलाह नहीं देता। दूसरा इसका एक रीजन होता है सब्लिमेटरी सब्सटेंस। सब्लिमेटरी सब्सटेंस क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं, सब्लिमेटरी सब्सटेंस कहलाता है। जैसे कि आयोडीन। तो जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों की बॉडी में आयोडीन की कमी होती है क्योंकि जो सब्लिमेटरी सब्सटेंस होते हैं उनके बीच में जो स्पेसिफिक हीट होती है, मैटर के स्टेट्स की चेंज होने की जो रिक्वायर्ड हीट होती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं, वो सॉलिड और लिक्विड के लिए बहुत कम होती है, लेकिन लिक्विड और गैस के लिए इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से सब्लिमेटिव सब्सटेंस गैसेज या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और उस जगह पर सब्लिमेटरी सब्सटेंस नहीं पाए जाते हैं। सब्लिमेटरी सब्सटेंस आयोडीन, इसका एक आयोडीन है, कैम्फर है, इसके कुछ एग्जांपल्स है। तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है और आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसको कहते हैं गोइटर। फ्लूइड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जिस पर कोई भी फ्लूइड अपना सरफेस एरिया मिनिमम करना चाहता है, वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहता है। सरफेस टेंशन जो क्रिएट होता है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से क्रिएट होता है। कोहेसिव फोर्स जो कि सेम पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी कि ये जो पार्टिकल्स है वो उतना ही फोर्स फील करेगा जितना ये पार्टिकल्स, वैसे ही नीचे वाला पार्टिकल्स। तो जो अपर लेयर होती है पार्टिकल्स की, क्योंकि इस पार्टिकल्स के ऊपर नीचे की तरफ तो एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है लेकिन ऊपर कोई पार्टिकल्स मौजूद नहीं है, तो ये पानी के साथ एक लेयर बनाते हैं। इस तरीके की लेयर होती है और ये सरफेस टेंशन की वजह से ही होती है। इस सरफेस टेंशन की वजह से ही जो मॉस्किटोज होते हैं वो उसी लेयर के ऊपर बैठ सकते हैं। जब हम इसके ऊपर केरोसिन स्प्रे करते हैं तो इसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है और सरफेस टेंशन कम हो जाने की वजह से मॉस्किटोज का इस लेयर के ऊपर बैठना मुश्किल होता है और वो पानी के अंदर सिंक डाउन कर जाता है और हमें लगता है कि केरोसिन के स्प्रे करने की वजह से मॉस्किटोज खत्म हुए। इसी सरफेस टेंशन की वजह से बारिश की जो बूंदें होती है, पानी की जो बूंदें होती है, ड्रॉपलेट्स, उनका जो आकार होता है वो गोल होता है। कोहेसिव फोर्स प्लांट्स के रूट्स से लीफ तक पानी के मूवमेंट के लिए भी जिम्मेदार है। वैसे वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं जिनमें ट्रांसपिरेशन, टिश्यूज, जाइलम टिश्यूज होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, कैपिलरी एक्शंस होते हैं। कैपिलरी एक्शंस जो डिपेंड करता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला आपको ध्यान में रखना है डायमीटर। कैपिलरी एक्शन का जो फिनोमेना हो रहा है उसका डायमीटर, जितना कम डायमीटर होगा कैपिलरी एक्शन उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर जा रहा है उसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा कैपिलरी एक्शन उतना ही ज्यादा होगा। फ्लूइड्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है ब्योंसी या ब्योंट फोर्स।
ब्योंट फोर्स एक अपवर्ड फोर्स या अपथस्ट होता है जो कि किसी फ्लूइड के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है और उस फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड किसी ऑब्जेक्ट के वेट का जो अपोज करता है उसे हम ब्योंट फोर्स कहते हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स के जैसा होता है जो अपोज करता है और ये उसकी डेंसिटी, रो, ग्रेविटी और वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी फ्लूइड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर लगने वाली ब्योंसी या ब्योंट फोर्स उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाएगा। ग्रेविटी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर ब्योंट फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाएगा और जिस फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसके लिए ब्योंट फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि समुद्र में तैरना ज़्यादा आसान है बजाय किसी तालाब के। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद हम प्रेशर मेजरमेंट के बारे में बातें करेंगे। प्रेशर जिसको पास्कल में मेजर किया जाता है, ब्लेज पास्कल के सम्मान में। इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है जिसको मिलीबार कह सकते हैं और ये mm ऑफ Hg में मेजर किया जाता है कि 760 mm ऑफ Hg होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको बैरोमीटर से, मैनोमीटर से, ये कुछ डिवाइसेस होती है जिससे मेजर किया जाता है। अब हम इसके कुछ लॉज पढ़ेंगे जैसे बर्नौली प्रिंसिपल्स है, पास्कल लॉज, वेंचुरी इफेक्ट्स। पास्कल लॉज क्या है? पास्कल लॉ स्टेटिंग दैट चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट in an enclosed fluid is transmitted equally to all points। मतलब एक ट्यूब है जो इनक्लोज है और उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड के हर एक पार्टिकल्स के ऊपर जो प्रेशर फील हो रहा है वो प्रेशर का मैग्नीट्यूड सेम है, चाहे वो इस पार्टिकल्स के ऊपर है, चाहे इस पार्टिकल्स के ऊपर, चाहे वो इस पार्टिकल्स के ऊपर या फिर इसके दीवारों के आसपास। अगर मैं प्रेशर के अंदर चेंज करता हूँ किसी एक पार्टिकल के ऊपर तो सेम चेंज इस पार्टिकल के ऊपर भी होगा। यानी कि यही प्रेशर ट्रांसमिट होगा इस पार्टिकल के ऊपर, ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा इस पार्टिकल के ऊपर और हर एक पार्टिकल के ऊपर या हर एक पॉइंट के ऊपर हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर फील किया जाएगा। इसे ही कहते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ जो पनामा नहर है, पनामा कैनाल, इसमें जो शिप्स का अपलिफ्टमेंट होता है वो इसी लॉ के ऊपर डिपेंड है। आपकी जो क्वेरीज है और जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है उन सबको हम अगले वीडियो में सॉल्व आउट करें। तब तक के लिए थैंक यू।